हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। हमारे चैनल नेशनल एग्जाम्स में आप लोगों का स्वागत है। तो जैसे कि आप लोगों से वादा किया था कि हम उत्तराखंड कनिष्ठ सहायक और वीडियो री एग्जाम के लिए फ्री कोर्स आप लोगों के लिए लॉन्च करेंगे। तो इसीलिए आज से क्लासेस शुरू हो रही है और हम यहाँ शुरू करेंगे जीएस, हिंदी और रीजनिंग के लिए। तो जिन लोगों ने पटवारी का एग्जाम दिया है और हमारी पहली जीएस की जो क्लासेस की है, क्लासेस बहुत लिमिटेड क्लास थी, शॉर्ट क्लासेस थी। ऐसा नहीं कि हमने 500-700 क्लास दी और हम बोल देंगे 100% हमारे से आया है। तो जितनी लिमिटेड क्लासेस थी, लगभग मेरे हिसाब से 45 के आसपास क्लासेस हैं। तो उन क्लासेस से लगभग 70% उन बच्चों को मिला है यहाँ से। तो ऐसे ही अब हम इसमें शुरू करेंगे। हर टॉपिक के साथ हम करंट अपडेट करते चलेंगे और यहाँ थोड़ा स्पीड से करेंगे। कोई भी टॉपिक होगा तो हम बहुत ज़्यादा डिटेल से नहीं करेंगे, जितना आपके एग्जाम के लिए ज़रूरी है केवल इतना करेंगे। तो चलिए आज से शुरू करेंगे हम पॉलिटी, और पॉलिटी में भी शुरू करेंगे आज से हम उद्देशिका यानी कि प्रियम्बल। ठीक है, प्रियम्बल करेंगे। एक और नाम होता है इसका प्रस्तावना, ठीक है, लेकिन संविधान में क्या लिखा हुआ है, उद्देशिका। तो जैसे मैंने बताया है कि हम ये जितना भी एग्जाम के लिए जरूरी है इतना करेंगे, फालतू कुछ नहीं करेंगे जितना वनडे के लिए जरूरी है। ठीक, जो लोअर पीसीएस वाले अगर कोई करना चाहेगा तो उसके लिए अलग से बैच चलेगा। उसमें कुछ क्लासेस फ्री रहेगी, कुछ पेड रहेगी, तो वहां से आप लोग देख सकते हैं। और कुछ लोग कह रहे थे कि आपकी पेड क्लासेस, हमारी पेड क्लासेस चलती है एप्लीकेशन पे और बहुत मिनिमम चार्ज होता है हमारा। ठीक है, जैसे हमने पूरा जो कनिष्ठ सहायक का या जो पिछला वनडे का जो हमने कोर्स दिया था, पूरा ही कोर्स 999 में था। सारे सब्जेक्ट थे, बिल्कुल कॉन्सेप्ट से साथ, जीरो से था। इसके अलावा हम प्रैक्टिस सेट भी साथ साथ देते हैं। लेकिन यहाँ हम आप लोगों को बिल्कुल फ्री दे रहे हैं, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए आप लोगों को तैयारी करते हुए। एग्जाम बार बार इधर से उधर जा रहे हैं, कभी लीक हो रहे हैं, तो आप लोग भी परेशान होंगे, बहुत पैसा खर्च कर चुके हैं। और ये एक बार फिर सुन लो कि पेड क्लासेस की तरह ही क्वालिटी मिलेगी, यहाँ कोई भी कितनी भी कमी नहीं रहेगी। तो जो भी हमारी एप्लीकेशन में पेड क्लासेस करेगा, तो चाहे करे ना करे, यही वहां मिलेगा, वही यहाँ मिलेगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। उद्देशिका, देखो उद्देशिका होती क्या है, मैं शॉर्ट में आप लोगों को बताता हूँ। उद्देशिका का मतलब ये होगा कि कोई भी अधिनियम बना या कोई कानून बना, उसके पहले एक पेज होता है। उस पेज में शॉर्ट में दिया रहता है कि ये किस लिए होगा, किसके लिए होगा, किसने बनाया है और इसका उद्देश्य क्या है। ये सारी चीज उसमें लिखी गई होगी। ऐसे ही हमारी उद्देशिका में है। तो बराबर में ऊपर आप लोगों को दिख रही होगी उद्देशिका, वहां से आप इसे पढ़ ले, देख सकते हैं। याद करने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, कभी आप याद करने बैठ जाए, क्योंकि एग्जाम में आने नहीं। जो भी इसमें शब्द है उनके मीनिंग में साथ साथ आज की क्लास में कंप्लीट करा दूंगा। तो इसमें पहला शब्द है क्या, हम भारत के लोग अधिनियमित, और अंत में क्या है, अधिनियमित आत्मार्पित करते हैं। ठीक है, अधिनियमित, अंगीकृत और आत्मार्पित करते हैं। तो उद्देशिका का सबसे पहले देख लेते हैं स्रोत क्या है। जो भी एग्जाम के लिए जरूरी है केवल वो करेंगे, अगर डिटेल क्लास करेंगे तो इसकी बाद में देखते हैं। पहले देख लेते हैं इसका स्रोत क्या है उद्देशिका का, कहां से ये स्रोत आया है। इसके 3 स्रोत है यहाँ। एक तो है पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का उद्देश्य प्राप्त, ठीक है, उद्देश्य प्रस्ताव, नेहरू का उद्देश्य प्रस्ताव, उद्देश्य प्रस्ताव। ठीक है, इनका उद्देश्य प्रस्ताव है। तो ये है इनका। अब देखिए ये कब आया था उद्देश्य प्रस्ताव, ये 13 दिसंबर 1946 को ये प्रस्तुत किया था और ये स्वीकृत हुआ था 22 जनवरी 1947 को। ठीक है, तो कब हुआ था, 22 जनवरी 1947 को। ठीक है, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ जनवरी 1947 को। ये डेट चाहे तो याद रख लें, क्योंकि आजकल आयोग डेट पूछ रहा है इसमें। तो ये उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था उन्होंने संविधान सभा में। तो उसके बाद से इसे उद्देशिका मान लिया गया था। इसमें थोड़ा बहुत चेंज करने के बाद ये यहाँ रख दिया गया था। ये तो पहला इसका सोर्स है। दूसरा जो सोर्स है इसका ऑस्ट्रेलिया का संविधान था। ये याद रखना, कभी पूछ लेंगे उद्देश्य का, जो उद्देशिका आई है उसका मूल क्या है या कहाँ से वो ली गई है। और तीसरा जो है इसका यूएसए का संविधान, यूएसए यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का संविधान। तो ये याद रखना है आपको, इसका संविधान। तो कौन कौन है, 3 है, नोट कर लेना। और आप लोगों को इसमें फायदा होगा बहुत ज्यादा अगर आप अच्छे से करोगे। तो क्या है, उद्देश्य प्रस्ताव है। ये क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने ये प्रस्तुत किया था, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। और 13 दिसंबर 1946 को किया था, 22 जनवरी 1947 को ये क्या हुआ था, स्वीकृत हुआ था। चलिए अब आगे करते हैं, उद्देशिका होती क्या है।
ये जो आपने अभी बराबर में ऊपर पढ़ी है ये पूरी उद्देशिका है। इसमें सबसे पहला ही है क्या, हम भारत के लोग हैं, और इसके बाद इसमें क्या रहता है लास्ट में के अंगीकृत करते हैं, आत्मार्पित करते हैं। अब ये है कि ये जो उद्देशिका है वो बताती क्या है, ठीक है, बताती क्या है आप लोगों को जो उद्देशिका, सबसे पहले ये 3 चीज बताती है। ये ध्यान रखना बहुत आराम से, अगर यहां से समझोगे तो आपका बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। एक तो बताएगी ये सत्ता का स्रोत क्या है, यानी कि भारत में जो सत्ता का स्रोत कौन है, अंतिम सत्ता किसके पास है, सत्ता का स्रोत बताएगी। दूसरे ये बताएगी कि भारत में शासन व्यवस्था कैसी है, ठीक है। जो दूसरी बताएगी शासन व्यवस्था कैसी है, शासन व्यवस्था कैसी है तो ये बताएगी। और इसके बाद ये बताएगी कि राज्य का उद्देश्य क्या है, ये जो भारत राज्य है इसका उद्देश्य क्या होगा, इसका उद्देश्य क्या है, उद्देश्य, ठीक है। तो ये बताएगी भारत राज्य का उद्देश्य। जनता का स्रोत, सत्ता का स्रोत देख लेते हैं पहले क्या होता है। सबसे पहले इसमें तुमने पढ़ा था हम भारत के लोग, ठीक है, सबसे पहले पढ़ा है, और लास्ट में क्या लिखा हुआ, अंगीकृत आत्मार्पित करते हैं, ठीक। अब देख लो, ये जब शुरू में ही लिख दिया कि हम भारत के लोग, इसका मतलब सत्ता का स्रोत कौन है, भारत के लोग हैं, तो भारत की जनता है। तो इसका मतलब क्या है कि जो अंतिम सत्ता है, जो सत्ता किसके पास है, यहाँ कोई राजा महाराजा किसी के पास नहीं है, यहाँ की जनता की है। यहाँ की जनता जिसे चाहे आप चुन के प्रधानमंत्री बना दे, जिसे चाहे चुन के, या जिसे चाहे चुन के मुख्यमंत्री बना दे, ठीक है। तो इसका मतलब जनता का, ये सत्ता का स्रोत क्या है, यहाँ की जनता। तो सत्ता का स्रोत ध्यान रखना कौन है, जनता। ये याद रखना, पूछा गया है क्वेश्चन में ग्रुप सी में कि भारत में सत्ता का स्रोत कौन है, जनता है। कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं तो इसलिए थोड़ा ध्यान से समझते हुए से चलना। शासन व्यवस्था कैसी है, तो शासन व्यवस्था याद करने के लिए इसमें आपको एक छोटा सा ट्रिक याद करनी पड़ेगी, अभी मैं इसके बारे में बता देता हूं। तो शासन व्यवस्था कैसी है, तो इसे कर सकते हैं आप सपस पलक, ठीक है, इतना याद कर लेते हैं कि ये है क्या। अब इसमें देखते हैं शासन व्यवस्था कहते हैं, ये जो पहला स है इससे करो संपूर्ण, संपूर्ण। ये जो प है इससे करो प्रभुत्व संपन्न, ये एक साथ ही आते हैं संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, लेकिन ये शॉर्ट बनाने के लिए कर दिया प्रभुत्व संपन्न, ठीक है, याद रहेगा ये संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। अगला जो स है ये रहेगा समाजवादी। इनका एक एक शब्द का मैं मीनिंग शॉर्ट में बताता चलूंगा तुम्हें, क्योंकि इनके आते हैं क्वेश्चन, तो थोड़ा सा वहां से आप करोगे इसे, ठीक है। अब ये जो अगला प है, देखो पहले से संपूर्ण, दूसरे प से क्या, प्रभुत्व संपन्न, और इसके बाद अगले वाले से क्या आया है इसमें, ये प से पंथ निरपेक्ष आएगा यहाँ, ठीक है। ये मैं नीचे करता हूं, पंथ निरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष, यानी कि भारत का अपना कोई धर्म नहीं होगा, सभी धर्मों का समान रूप से संबंध, ये सम्मान करेगा, उसे बोलते हैं पंथ निरपेक्ष। और इसके अलावा आगे देखते हैं इसमें लॉ से क्या बनेगा, इसका बनेगा लोकतांत्रिक। तो भारत की जो व्यवस्था है वो लोकतांत्रिक है। लोकतंत्र 2 प्रकार के होते हैं, वो उसके बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो लॉ से क्या होगा, लोकतांत्रिक, और ग से क्या होगा, गणराज्य, ग से क्या होगा, गणराज्य। तो शासन की व्यवस्था कैसी है, शासन कौन, किसने बताया, उद्देश्य, इसमें उद्देशिका। ये सारे शब्द किसमें मिलेंगे आपको, प्रस्तावना में मिलेंगे, उद्देशिका में मिलेंगे, और इनके एक एक करके मैं मीनिंग आप लोगों को समझा दूंगा, और जितने क्वेश्चन आने वाले होंगे तो वो हम यहाँ डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। और ये बहुत अच्छे से तैयार करना है। अगली जो क्लास में हो गया तो मैं इसमें से एक क्वेश्चन दूंगा जिसका आपको कमेंट में आंसर देना पड़ेगा, हर क्लास में देना पड़ेगा। तो शासन व्यवस्था कैसी है देख लें, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणराज्य है भारत का। अब उद्देश्य क्या है इसमें ये देख लेते हैं। इसके भी एक शॉर्ट ट्रिक बना लेते हैं यहाँ। तो इसकी शॉर्ट ट्रिक ऐसे कर लेते हैं, न हलंत रहेगा नस, ये हलंत कर दो, नस, एक और स आएगा पूरा, ये अब कर दो, ठीक है, नस अब कर दो, ऐसे लिख लो। तो याद करना ये आसान रहेगा, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो ये है उद्देश्य। यहां राज्य का उद्देश्य भी लिख सकते हैं, यहां ऊपर लिख दो राज्य का उद्देश्य, यानी कि भारत का जो राज्य, भारत राज्य है, इसका उद्देश्य क्या है। शासन व्यवस्था कैसी है भारत में, ये सारे लिख दिया यहाँ। सत्ता का स्रोत किसमें है, भाषण, ये भारत में अंतिम सत्ता किसके पास है, जनता के पास है, और ये सारे हैं, इनके बारे में एक एक करके मैं भी आप लोगों को समझाता हूं। उद्देश्य क्या है, सबसे पहला नौ में आएगा न्याय। ये जो नौ हलंत है यहां से करोगे तुम न्याय।
अब न्याय तीन प्रकार, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक। भारत में सामाजिक या रूप से, आर्थिक रूप से और राजनीतिक रूप से कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। जिसका जो इच्छा होगी वो कर सकता है, किसी भी तरह चुन के जा सकता है। इनके बारे में डिटेल से मैं आप लोगों को बताऊंगा। अगला है जो इसमें ये जो इसका ये रहेगा स्वतंत्रता, स्वतंत्रता, ठीक है। तो ये रहेगा। अगला जो रहेगा इसका उद्देश्य क्या रहेगा, इसका समता। यहां लिखोगे आप समता, इसे नोट करते चलोगे क्योंकि आजकल जो कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं तो उसमें प्रॉब्लम हो जाती है अगर वो सही से नहीं किया। ये जो अगला अ होगा इसका मतलब होगा अखंडता। इसे तुम करोगे क्या, अखंडता। इसका क्या होगा, अखंडता। ये जो लास्ट वाला होगा इसका उद्देश्य क्या है, बंधुत्व, यानी कि भारत में बंधुत्व की भावना होनी चाहिए। तो इसका यहां करोगे तुम बंधुत्व, बंधुत्व, ठीक है। आप लोगों ने देख लिया क्या है उद्देश्य का, सबसे पहले पता लग गया उद्देश्य का क्या है। इससे पहले उसके स्रोत देखे थे क्या क्या थे। और एक चीज और ध्यान रखना कि क्वेश्चन कुछ भी रहे आंसर यहीं से देने की कोशिश करना, कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करना, ठीक। बाकी जो अगर एक आध बहुत डीप आ गया या फैक्ट वाला आ गया वो बात अलग है, वो आगे कवर हो जाएगा। सबसे पहले दो इसमें यहां देखता है तीन चीज क्वेश्चन आते हैं कि सत्ता का स्रोत कौन है, जनता, ये पूछी गई है। अगर आप लोगों से क्वेश्चन पूछ लिया कि भारत में कैसी शासन व्यवस्था अपनाई गई है, तो ये सारे याद रखना, ये सारे शब्दों का वर्णन किसमें है, हमारी प्रस्तावना में। और इसके बाद ये राज्य का उद्देश्य क्या होना चाहिए, इन सब शब्दों का वर्णन किसमें है, हमारी प्रस्तावना में। बराबर में भी आप लोगों ने पढ़ा था, तो ऐसे देख लो वहां। तो इसके देख लेते हैं पहले, सत्ता का स्रोत क्या है। देखो सत्ता का स्रोत क्या है, अंतिम रूप से जनता के पास है। जनता जिसे चाहे चुन के भेज सकती है, जिसे चाहे अगली बार हरा सकती है, यानी कि जनता से ऊपर कोई नहीं है इसमें, ठीक, इतना है। अब अगला है शासन व्यवस्था कहती है। इसमें देखो मैं शॉर्ट में बताऊंगा यहाँ, क्योंकि मैंने पहले ही बताया था कि हम बहुत ज्यादा डिटेल से नहीं करेंगे, या इसके अलावा जो लोग मेंस देंगे या कुछ और करेंगे तो उनके लिए मैं नोट्स प्रोवाइड करा दूंगा, तो वहां से वो पढ़ सकते हैं। फिलहाल के लिए आप इसे देख लेना, क्योंकि एग्जाम में समय लगभग 1.5 महीना है आप लोगों के पास और ये सारा कवर करना है। और एक चीज और ध्यान रखना है, अभी से सुन लो, क्योंकि लोग तो बाद में बोलते हैं कि हमारे से ये आया है। जितना मैं कवर करा रहा हूँ क्योंकि मैं सिलेबस पूरा कवर कराऊंगा, सिलेबस से बाहर 1-2 ही क्वेश्चन रहता है, बाकी सारा उससे ही हो जाता है। तो इसका मतलब हमारे यहाँ से आना जरूरी है। और क्लास भी ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा क्लास करा देंगे, ठीक है। सबसे पहले संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न इस शब्द को लेते हैं। इसका अर्थ ये होगा कि भारत अपने आंतरिक और बाह्य मामले में पूरी तरह स्वतंत्र है। वो अपने अंदर चाहे जैसे कानून बना सकते हैं अपने संवैधानिक दायरे में रहकर, और बाहरी देशों से जिससे चाहे अपने संबंध अच्छे कर सकते हैं, जिससे चाहे उसके वो जिस तरीके के चाहे संबंध सही कर सकता है। उसकी मर्जी है किससे संधि करनी है, उसकी मर्जी है किससे संधि नहीं करनी, यानी कि भारत पर कोई दबाव नहीं है। तो इसका मतलब पूरी तरह वो संप्रभु है, ठीक है, ये ध्यान रहेगा। इसका पहले वाले का इसका मीनिंग है। अब आता है समाजवादी। देखो भारत में समाजवादी व्यवस्था अपनाई गई है। समाजवाद कई प्रकार का होता है, हर देश में अलग अलग कंट्री का होता है, जैसे चाइना का अलग है, रशिया का अलग है, अलग अलग है। भारत में कठोर समाजवाद नहीं अपनाया गया है साम्यवाद की तरह, यानी कि राज्य का बहुत ज्यादा नियंत्रण नहीं है। राज्य का एक लिमिटेड नियंत्रण है संसाधनों पे, और कुछ छूट यहाँ पूंजीवाद को भी दी गई है। तो जैसे हम ऐसे कह सकते हैं कि हमारे जो पहले नेता थे उनका ये सोचना था कि हम पूंजीवाद से पैसा कमाएंगे और समाजवाद से जनता में बांटेंगे। तो अगर दोनों संस्थाएं एक जैसी होगी, एक जगह होगी, तो उसे बोलते हैं मिश्रित व्यवस्था, ठीक है, मिश्रित व्यवस्था। तो इसलिए समाजवाद में एक और आ सकता है कि मिश्रित व्यवस्था। भारत में कैसी व्यवस्था अपनाई गई है, मिश्रित, ये हम उसमें पढ़ेंगे इकोनॉमिक्स में। तो भारत में कैसी ये व्यवस्था अपनाई गई है, कैसी आर्थिक व्यवस्था है, मिश्रित व्यवस्था, यानी कि पूंजीवाद और समाजवाद दोनों है। अब आता है पंथ निरपेक्ष, ये वाला। आप चाहे तो इसे अलग अलग करके लिख सकते हैं। इसका मीनिंग सुन लो क्या है। पंथ निरपेक्ष का मतलब ये होगा कि देखो पहले तो पंथ का अर्थ ये होता है कि किसी एक विचार को मानने वाले लोगों का समूह, ठीक है, पंथ जो होंगे उन्हें बोलते हैं। अब ये रहेगा, एक होता है धर्म निरपेक्ष, एक होता है पंथ निरपेक्ष। भारत में धर्म का अर्थ माना गया है कर्तव्य पालन से, और धर्म को मानते हैं जो अपना जो पूजा पाठ से मानते हैं पंथ को। तो पंथ निरपेक्ष का मतलब यह है कि भारत का अपना खुद का कोई धर्म नहीं होगा, लेकिन वो दूसरे धर्मों के साथ भी कोई भेदभाव नहीं करेगा। कहने का मतलब ये हो सकते हैं कि हमें मेरे सामने ए नाम का व्यक्ति खड़ा है, ठीक है, ए नाम का व्यक्ति खड़ा है, ना तो मैं इससे प्यार करता और ना मैं इससे गले लगा, सॉरी, ना तो मैं इससे प्यार करता और ना मैं इसे मारता और ना मैं इसे गले लगाता। तो कहने का मतलब यह है कि ये खड़ा है, हमें इससे कोई मतलब नहीं है ये क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। इसका मतलब यह है कि हमने दूरी बना ली। आप जिसकी इच्छा है आप संवैधानिक दायरे में रह गए, आप अपने भी अपने धार्मिक पंथ को माने, हमारा कोई धर्म नहीं होगा, ठीक है, इसका मतलब होगा पंथ निरपेक्ष का। अब आता है लोकतांत्रिक। भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था अपनाई गई है। लोकतंत्र का मतलब होता है जनता चुनती है जिसे।
लोकतंत्र भी दो प्रकार का होता है, एक प्रत्यक्ष लोकतंत्र होता है, एक अप्रत्यक्ष लोकतंत्र होता है। भारत में कैसा लोकतंत्र है? अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। इसके बारे में हम आगे अगले टॉपिक्स में हम पढ़ेंगे, ठीक है। प्रत्यक्ष का मतलब यह होगा कि जहां के जो भी शासन करने वाले लोग हैं सीधे जनता चुनती है, जैसे स्विट्जरलैंड में। भारत में क्या है कि भारत में जनता MP MLA को चुनती है, वो फिर यहाँ से अपने को राष्ट्रपति चुनते हैं या और उन्हें चुनते हैं जो भी शासन करते हैं। तो हमारे यहाँ कैसा है? अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। भारत में कैसा है लोकतंत्र? अप्रत्यक्ष। चाहे कहीं लिख लेना, तो इसे बोलते हैं अप्रत्यक्ष। अगला आता है गणराज्य। गणराज्य का मतलब ये होगा कि यहाँ का जो भी जो शासन का हेड होगा, जैसे प्रधानमंत्री है, जो भी मुखिया होगा, वो जनता के द्वारा चुना जाएगा, वंश के आधार पर नहीं होगा कि वो पीढ़ी दर पीढ़ी चला रहा जैसे ब्रिटेन में, ठीक। इतना आ गया। अब आता है इसमें राज्य का उद्देश्य क्या है। देखो राज्य का उद्देश्य ये है, देख लेते हैं पहले। सबसे पहले देखते हैं इधर न्याय। ये याद रखना, शॉर्ट ट्रिक। न्याय देखते हैं। न्याय 3 प्रकार का मैंने बताया था, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक। सामाजिक रूप से हम किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं कर सकते, ये हमारे संविधान में आगे आप देखोगे पूरा डिटेल से इसका दिया गया है, यानी कि सामाजिक रूप से कोई भेदभाव नहीं होगा, सामाजिक होगा। अब आता है आर्थिक। आर्थिक रूप से यहाँ के जो व्यक्ति जो चाहे व्यवसाय कर सकते हैं, किसी भी व्यक्ति के लिए कोई व्यवसाय प्रतिबंधित नहीं है। हाँ, कुछ जो राष्ट्र की सुरक्षा के लिए है, जैसे कुछ अलग अलग है, परमाणु हो गया या फिर कोई भी आयुध संबंधी कोई कुछ भी व्यवसाय हुआ, वो अलग है, उसके लिए परमिशन लेनी पड़ती है, हर के लिए एक कानून है, लेकिन ये रोक नहीं सकते इसे, ठीक है। इसके अलावा आता है राजनीतिक। राजनीतिक का मतलब यह है कि कोई भी व्यक्ति यहाँ राष्ट्रपति बन सकता है, जिसकी मर्जी हो जाए, इलेक्शन लड़े, वो जीत सकता है, जिसे चाहे जनता जिता सकती है, जिसे चाहे हरा सकती है। तो ये हो गया राजनीतिक न्याय। अगला है स्वतंत्रता। स्वतंत्रता का मतलब जानते हैं कि भारत में सभी लोग स्वतंत्र हैं, जो भी संवैधानिक दायरे में रहकर अपने विकास करने के लिए पूरी तरह स्वतंत्र है, उन पर कोई प्रतिबंध नहीं है। अब आता है समता। समता का मतलब यही है कि समानता की बात इसमें रही है, इसके बारे में हम आगे डिटेल से पढ़ेंगे। आती है अखंडता। अखंडता का मतलब यह है कि भारत अखंड है, इसे कोई भी जाकर अंदर से ऐसा नहीं कर सकता कि तुम इसे कहीं भी जाकर कोई भी खड़ा होकर बोल देगा नहीं मैं तो अलग रहूंगा, ये अलग देश बनाऊंगा, ऐसा कुछ नहीं है। अखंड है, ये इसका उद्देश्य है अखंडता के लिए। बंधुत्व, इसका मतलब जानते हो कि आपस में भाईचारे से रहेंगे, और ये सब इसका होता है, ठीक है। तो ये इतनी चीज है जो तुम्हें याद रखनी है उद्देश्य का। और मेरे हिसाब से मुझे लग रहा है कि इसकी एक और क्लास आगे बनानी पड़ेगी वीडियो, क्योंकि एक क्लास में पूरा नहीं होगा, वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी। तो हम अगली वीडियो में करेंगे कि इसका भाग है या नहीं है, और फिर इसके अलावा जो भी इसमें चेंजेस होते रहेंगे वो देखते हैं, ठीक है। या अभी थोड़ा बचा है, देख लेते हैं अभी। तो ये तो मैंने आप लोगों को समझा ही दिया। चले आगे देखते हैं अभी थोड़ा, ठीक है। इसी क्लास में पूरा कर लेते हैं, अगली क्लास में अगर लगा तो उसमें देख लेंगे, ठीक। अब देखते हैं कि ये जो उद्देशिका है वो इसका भाग है या नहीं है, संविधान का भाग है नहीं है। इसमें बहुत डिबेट रहा और कई बार ये क्वेश्चन आया भी, संविधान का भाग है या नहीं, ठीक है या नहीं। अब इसमें क्या हुआ कि बहुत सारे विवाद या वाद कहो कि सुप्रीम कोर्ट के सामने पहुंचे थे। सुप्रीम कोर्ट के एक जो पहला जो वाद था, गोपालन वाद था 1950 में, उसमें यह मना कर दिया गया था। लेकिन एक जो मुख्य वाद था उसका नाम था बेरुबारी वाद, ठीक है, जिनके चांस हैं पूछे जाने के। बेरुबारी वाद आया था, यह आया था 1960 में। इसमें यह मान लिया था कि जो प्रस्तावना है वो संविधान का भाग नहीं है। तो यहां लिख सकते हैं आप, भाग नहीं है। तो प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, और इसमें केवल यह गया था कि प्रस्तावना संविधान में जो संविधान निर्माताओं के विचार जानने की एक कुंजी है। तो यहां केवल इतना कर सकते हैं, लिख सकते हैं, कभी हो सके ऐसा पूछ ले तो इसमें यहां ये देख सकते हैं कि संविधान निर्माताओं के विचारों की कुंजी, निर्माताओं के विचारों की कुंजी, ये कुंजी है यहाँ, ठीक है। तो केवल ये उनके विचार जानने के लिए है, इसके अलावा इसमें कुछ नहीं है। तो देखो इसके बाद एक और जो फेमस वाद आया था, बहुत सारे वाद थे, इसका ना ये याद रखना है तुम्हें किससे संबंधित है, प्रस्तावना से। इसके बाद आया था केशवानंद भारती वाद। केशवानंद भारती वाद आया था, ये 1973 में आया था। ये पूछा गया था कब का वाद है, 1973 का वाद है, ठीक है। केशवानंद भारती वाद में इसमें संविधान का भाग मान लिया था इन्होंने। आप उधर देखो, ठीक है, उसे बता देंगे।
ठीक है, इसमें ये पहले वाला है, ये दूसरे वाला है। थोड़ा बोर्ड छोटा है तो इसलिए थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा आप लोगों को। तो इसमें पहला जो पॉइंट था, इसमें क्या बोला इन्होंने कि भाग है संविधान का, संविधान का भाग है। ठीक है, पहले बात में ये बोला कि ये संविधान का भाग है, और भाग के साथ ही इसमें ये बताया कि ये मूल ढांचा है संविधान का, इसमें कोई भी परिवर्तन होगा, प्रस्तावना में परिवर्तन हो सकता है, लेकिन ऐसा कोई भी परिवर्तन नहीं होगा जो संविधान के मूल ढांचा को प्रभावित करता हो। ठीक है, तो मूल ढांचे की अवधारणा किसमें आई? केशवानंद भारती वाद में। इसके अलावा इसमें यह बताया गया था कि ये जो प्रस्तावना है वो न्याय योग्य नहीं है। ये याद रखना, एक बार पूछा गया, कभी हो सके आ जाए ऐसा, न्याय योग्य नहीं है, न्याय योग्य नहीं है। तो इसका मतलब यह है कि प्रस्तावना के आधार पर कोई भी निर्णय नहीं दिया जा सकता, तो इसलिए यह न्याय योग्य नहीं है। तो ये मेन दो वाद है, लेकिन एक दो और भी लिख लो। एक आया था बम्बई वाद है, ठीक, इसमें तो बताया था केवल इतना ही। तीसरा था बम्बई वाद। जो बम्बई वाद आया था इसमें जस्टिस थे रामास्वामी। ठीक है, मैं इसे शॉर्ट में लिख रहा हूं रामास्वामी। तो जस्टिस थे, इन्होंने कहा कि प्रस्तावना क्या है? अभिन्न अंग है, अभिन्न अंग संविधान का। इसने बताया अभिन्न अंग है। इसका मतलब अगर ये संविधान का भाग इसे कह रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि इसमें संशोधन हो सकता है। अगर ये भाग ना होती तो इसमें संशोधन ही ना होते। तो आगे हम पढ़ेंगे कि संविधान में जो प्रस्तावना, जो संशोधन हुआ है वो क्या क्या हुआ है वो देखेंगे इसमें। ठीक है, तो ये संशोधन हो सकता है, इसमें अभिन्न अंग बताया इन्होंने। और इसके अलावा आगे देखते हैं इसमें एक और जो, ठीक है, गोपालनाथ एक वाद आया था, उसका मैं गोलकनाथ वाद था। ठीक है, ये गोलकनाथ वाद था, एक गोलकनाथ वाद। इसमें जस्टिस थे तो एम हिदायतुल्ला थे, एम हिदायतुल्ला, एम हिदायत, थोड़ा ऐसा लिखना, एम हिदायतुल्ला। इन्होंने बताया कि जो ये जो प्रस्तावना है संविधान की मूल आत्मा है। इसे संविधान की क्या बताया? संविधान की मूल आत्मा बताया, मूल आत्मा। ठीक है, संविधान की मूल आत्मा। आपको कमेंट करके ये बताना है कि अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा किसने बताया। ठीक, ये याद रखना है आपको। और इसमें एक और है क्वेश्चन, क्वेश्चन तो चलो मैं बाद में पूछूंगा। तो इन्होंने बताया ये, और कमेंट करके आपको ये बताना है कि अनुच्छेद जो 32 है, आप नोट कर लेना इसे अपनी नोटबुक में, जो भी होगी आपके पास तो वहां से देख लेना। तो आपको कमेंट करके ये बताना है कि अनुच्छेद 32 को संविधान की मूल आत्मा किसने कहा। ठीक है, अब देखते हैं संविधान में जो संशोधन है कितनी बार हुआ है। फिर संशोधन यहां देख लेते हैं, जो इसमें आपके जहां आप नोट कर रहे हैं इसके नीचे लिखना है संशोधन। प्रस्तावना में संशोधन अब तक एक ही बार हुआ है। ठीक है, केवल एक ही बार हुआ है। 42वें संविधान संशोधन 1976 में हुआ था। तो संशोधन 42वां संविधान में शॉर्ट में लिख रहा हूं, ये चलो लिख रहा हूं पूरा ही, संविधान संशोधन 1976 में। ठीक है, कई बार एग्जाम में पूछ लिया है तो इसे ध्यान रखना है कि 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1976 में। और इसमें ये देखना है इसमें, ठीक, इसमें 3 शब्द जोड़े गए थे। इसमें 3 शब्द कौन कौन से थे वो देख लेते हैं। इसमें पहला शब्द था इसमें समाजवादी पंथ निरपेक्ष। पहला शब्द है समाजवादी, अगला है पंथ निरपेक्ष, निरपेक्ष, और है अखंडता। ये अखंडता पूछा गया था पिछले एग्जाम में, अखंडता। तो समाजवादी और जो पंथ निरपेक्ष है ये पहले पैराग्राफ में जोड़े गए हैं। कौन से में? पहले पैराग्राफ में। और ये कौन से है अगले में? छठे पैराग्राफ में। तो ये किस में जोड़ा गया है? पहले पैरा। ठीक है, ये किस में है? छठा पैरा। थोड़ा सा कभी हो सके पूछ ले, ऐसा कुछ नहीं। तो आपको क्या रखना है कि संशोधन कितनी बार हुआ है अब तक? एक बार हुआ। 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ। 3 शब्द जोड़े गए, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, अखंडता। ये ध्यान रखना है, क्वेश्चन में कई बार आ लिया। आने वाले टाइम में पूरे चांस है कि यहां से शायद क्वेश्चन आप लोगों को मिले। तो ये सारी चीजें आप इसमें ध्यान रखोगे। देखो, इनसे रिलेटेड जितने भी ये क्वेश्चन हैं मैंने प्रस्तावना से रिलेटेड आप लोगों को यहाँ कराए। उम्मीद है आप लोगों के समझ में आया होगा। अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट जरूर करना।
और इसके अलावा इसके साथ संबंधित और भी कई सारे क्वेश्चन हैं, जैसे मैंने लोकतंत्र के बारे में थोड़ा ही बताया यहाँ, जो हमारी रेगुलर क्लास आएगी वहां जाके आप इसे कर सकते हैं, तो उसमें आप इसे देख सकते हैं। बाकी अगर आप ये टोटल पढ़ के जाओगे एग्जाम हॉल में तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों का कवर इससे हो जाएगा। ठीक, चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास में।